इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 हिंदी बुक है 36 भाग 1 पढ़ेंगे, जिसका पहला अध्याय है प्रेमचंद्र, दो बैलों की कथा, जिसमें कुछ प्रेमचंद्र जी के बारे में जानेंगे। उसके बाद से दो बैलों की कथा सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं यहाँ से आज का बुक। प्रेमचंद्र का जन्म 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। बनारस में लमही गांव है, वहां पर इनका जन्म 1880 में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया गया, क्योंकि वो आजादी के लड़ाई में असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ थे, इसीलिए उनको सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया गया, निकाल दिया गया। लेखन कार्य से प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। सन 1936 में इन महान कलाकार का, इस कवि प्रेमी का, प्रेमचंद्र जी का निधन हो गया था 1936 में। प्रेमचंद्र की कहानियां जैसे में मानसरोवर के 8 भागों में से संचालित है, और मानसरोवर के 8 भाग हैं। अब देखिए, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कलाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ऐसे इनकी कहानियां हैं। उनके प्रमुख उपन्यास हैं ये, ठीक है, उपन्यास है। उन्होंने हंस, जागरण और माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया था, तथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद्र ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखक भी प्रचुर मात्रा में किया है, मतलब बहुत ज्यादा लिखा है। प्रेमचंद्र साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का, जो साहित्य वो पढ़ाते थे उसको सामाजिक परिवर्तन को, समाज को बदलने के अनुसार में वो लेकर चलते थे। सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे, क्योंकि जो साहित्य होता है उसी से समाज बनता है। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, मतलब जिस गांव और शहर के बारे में देख रहे थे, चाहे उसके बारे में जान रहे थे, चाहे उनमें जाकर रहे हैं, उनके बारे में ही अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है, और वही उनके कथा साहित्य उपन्यास में मिलता है पढ़ने को। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनके रचनाओं के मूल विषय हैं। कौन कौन से? यहाँ पर दयनीय स्थिति, मजदूरों की दयनीय, किसानों की दयनीय स्थिति उस समय भी थी, अभी भी है। दलितों का शोषण उस समय भी होता था, आज भी होता है। समाज में स्त्री का दुर्दशा जो है अभी खराब, अभी तो ठीक चल रहा है, धीरे धीरे सुधर रहा है। स्वाधीनता आंदोलन जो गांधी जी के साथ इन्होंने मतलब आगे उनमें भाग लिए थे, साथ दिए थे, उनकी रचनाएं इनके कथा में दिखती है। प्रेमचंद्र के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उनमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। मतलब प्रेमचंद्र जी के कथा साहित्य में केवल मनुष्यों को ही, आदमियों को ही नहीं, बल्कि औरतों, पशु पक्षी, इन लोगों को भी अद्भुत आत्मा के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद्र के लेखन का प्रमुख हिस्सा है, कि बड़े से बड़े कठिन भाषा को भी उसको एकदम आसान भाषा में बता देते हैं। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरे, उनका भाषा सरल होता है। जो भी अब वो बनाते हैं, लिखते हैं, वो सब सजीव रहता है, मतलब एक जीवित से लिया गया वो कहानी सजीव, और मुहावरे में भी कुछ होता है। तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलता पूर्वक किया है, और जो प्रचलित शब्द है उसका इस्तेमाल मतलब बहुत सावधानी से किया है कि हर किसी को समझ में आ जाए। दो बैलों की कथा इसके माध्यम से बताते हैं। इस दो बैलों के कथा के माध्यम से प्रेमचंद्र ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है ये कहानी। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद्र ने
पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा और उपयोग और विकास किया है। क्या किया है इसमें? अपने हितों के लिए कथा परंपरा, जो कथा का परंपरा हमारे एरिया में चलता है, हमारे मोहल्ला समाज गांव बिरादरी में चलता है, उसको उपयोग और विकास मतलब अच्छे से उसको बनाने और बताने की बात उन्होंने कही है। तो चलिए पढ़ते हैं दो बैलों की कथा, जिसका एक का नाम था हीरा और एक का नाम था क्या, मेरे को नहीं पता, नीचे पढ़ लेते हैं। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। सबसे बड़ा बेवकूफ है जानवर में से तो गधा। अब कैसे है? हम जब किसी आदमी को परले जाते हैं, चाहे किसी आदमी को डांटना रहता है तो बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कह देते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन का लोग फायदा उठा लेते हैं? क्या उसके सीधेपन का, उसकी निरापद सहिष्णुता, मतलब वो बिना कुछ सोचे समझे एकदम सब चीज सहता है, उसके सहिष्णुता के पदवी ही दे दी है उसे बेवकूफ। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता है कि कोई अपने तन से या मन से बेवकूफ हो। गाय सिंह मारती है और जो गाय बच्चा दी होती है, ब्याई हुई गाय तो अनस्य ही मतलब इसी तरह सामान्य ही एकदम सिंहनी मतलब शेरनी के रूप धारण कर लेती है। कुत्ते भी बहुत अजीब जानवर हैं, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध आते ना सुना है ना ही देखा है। ये सच है और ये सत्य है। सच में जितना चाहो गरीब को मारो, जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब, देखो फिर से, तो जितना चाहो गरीब को मारो चाहे जैसी खराब, सड़ी हुई घास सामने डाल दो, सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। कहने का मतलब है कि जितना चाहो गरीब को मारो, खूब मारो, उसको मारो, गधाई को मारो, चाहे जैसी उसकी खबर रखो, सड़ी हुई घास उसके सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी भी असंतोष की छाया आप नहीं देखोगे। बैसाख में चाहे एकाध बार कूल्हे पर लेता हो, कूल्हे पर भी आप मतलब वो जो चक्की चलता है ना तो उसको कूल्हे बोलते हैं, तो कूल्हे पर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। ठीक है, ना ही खुश ना ही उदास, उसके चेहरे पर एक विषाद अस्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलने नहीं देती। इंसानों को भी ऐसा ही होना चाहिए कि सुख दुख और हानि और लाभ उसके व्यवहारिक जीवन पे कोई भी असर ना पहुंचा पाए। लेकिन आज की स्थिति में लोग गधे से भी बदतर है, गधे से भी खराब है। जैसे में देखो ऋषियों और मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। मतलब जितना गुण एक ऋषि मुनि में होता है उतना गुण उसमें भी अब पहुंच गया है, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। क्यों कहता है? सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। सीधा है कि सीधा पैर और सीधा आदमी दोनों जल्दी कटाता है, जल्दी जल्दी मरता है। सीधा पैर रहेगा तो लोग उसको जल्दी काट देगा तख्ता फरमाने के लिए, और सीधा आदमी को लोग जल्दी मार देगा क्योंकि वो गवाही देकर फंसा देगा। देखिए ना, भारतवासियों के अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं। शराब नहीं पीते, कुछ पैसे अगले कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं कि हमें काम आएगा। जी तोड़ कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते और अपना काम फिर से करते बदनामी के साथ। कहा जाता है जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। मतलब जो आदमी कुछ नहीं बोलता है, कहा जाता है कि जीवन के आदर्श को नीचे करते हैं। ठीक है, अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद ही सभ्य कहलाने लगते, और वह भी पत्थर का जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देने लगते तो वह भी सभ्य कहलाते हैं। जैसे में आज देखो, जो चोर है, डकैत है, लुटेर है, बदमाश है, रेफिस्ट है, बलात्कारी है, चुट्टा है, वो सब आज इज्जत की नौकरी पकड़, इज्जत की पोस्ट पर हैं।
एक से एक दलाल बने पड़े हैं। लेकिन जो लोग सीधा है, मतलब कमजोर दिल के हैं लोग, क्या करते हैं, नौकरी करते हैं, 10 20 30 40 50 60 80 हजार का नौकरी करते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर पाते हैं। जापान की मिसाल सामने है, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों से गण्य बना दिया। अब देखो, एक ही युद्ध हुआ था ना, दूसरा युद्ध हुआ था कि जापान के हिरोशिमा में और नागासाकी में बम गिरा दिया गया था। उसके बाद से वो इतना सभ्य हो गया कि वहां के लोगों को शर्म लगती है कि भैया हम यहाँ पर क्या चीज लेंगे, छुट्टी लेने में शर्म लगती है। और यहाँ के लोगों को क्या है, यहाँ के लोगों को है कि वो लोग भाई छुट्टी चाहिए, इस त्योहार की छुट्टी, उस त्योहार की छुट्टी, पर्व है तो छुट्टी, पूजा है तो छुट्टी, फलना चिल्ला छुट्टी, छुट्टी स्कूल की छुट्टी, गर्मी की छुट्टी, बरसात की छुट्टी, ठंडी की छुट्टी, ओला की छुट्टी, कौन बात की छुट्टी, संडे की छुट्टी और गुड फ्राइडे की छुट्टी। गुड फ्राइडे क्या होता है जी? गुड फ्राइडे हम लोग कब से मनाने लगे? ये अंग्रेजों का जमाना का है। गुड फ्राइडे ससुरा वही मनाए सब। लेकिन गधे का एक छोटा भाई है, और भी है। गधे का एक छोटा भाई है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ, मतलब बछिया के चाचा भी प्रयोग में आते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से मतलब बहुत सदियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। झूड़ी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दो बैल थे उसके, हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, मतलब एकदम फुर्तीले मेहनतनी थे, एकदम मेहनत वाले थे, हष्ट मतलब एकदम तंदुरुस्त थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। मतलब देखो, देखने में सुंदर उजले थे, काम में एकदम बेखूबी, बहुत ईमानदारी से काम करते थे, और डोल डाल में मतलब शरीर से एकदम ऊंचे थे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था, और दोनों बैल में भाईचारा हो गया था, और झोड़ी भी बहुत प्यार करता था अपने बैलों को। दोनों आमने सामने या आस पास बैठे हुए एक दूसरे से मुख की भाषा, सांकेतिक भाषा में विचार विनय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था, हम नहीं कह सकते। हम बोल सकते हैं, बुक नहीं कह सकता लेकिन हम कह सकते हैं। प्रेमचंद्र जी नहीं बोल सकते लेकिन हम बता सकते हैं कि वो कैसे बात करते थे। जिस तरह हम अंदाजे में चाहे इशारा में बात कर लेते हैं किसी दूसरे इंसान से, गर्लफ्रेंड से तो वैसे ही बात हो जाती है, बॉयफ्रेंड से तो ऐसे ही बात हो जाती है। आंखों में आंखें देखे निगाहें टकरा गई, आंखों में आंखें देखे निगाहें टकरा गई, मोहब्बत तो कुछ और था, समझ में कुछ और आ गई। तो वैसे ही करके आपको भी कुछ हो जाता है। आंख मारना, इसका मतलब क्या होता है, लाइन मार रही है, लाइन मार रहा है। तो वैसे ही इन लोगों का भी कुछ सांकेतिक भाषा होगा। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। ऐसा उन लोगों के पास शक्ति है जिसके बारे में मनुष्य जानते ही नहीं है, जिसको बोलते हैं टेलीपैथी। ठीक है, मस्तिष्क बात। अब देखते हैं आगे। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते हैं। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते हैं, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद मतलब खेल के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता रहते ही धौल छाप होने लगता है, मतलब थोड़ा मोड़ा नोकझोंक होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी सी लगती है, कुछ हल्की सी रहती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ करना चाहिए। जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता, जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरे ही गर्दन, मेरे ही कंधे पर रहे। ये हीरा और मोती में दोनों रहता था, दोनों में कि हमेशा सोचते थे कि हम अपने दोस्त को बहुत मतलब उसको आराम देंगे, इसलिए वो सोचते थे कि सबसे ज्यादा भार मेरे पर ही हो।
लेकिन दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चाट चूट कर, मतलब एक दूसरे को सूंघ सांघ कर, चाट चूट कर, मिल माल कर, जिस तरह मिलते हैं ना गर्द गले, उस तरह सींग मिलाते थे और थकान मिटा लिया करते थे लड़कर आपस में। नाद में खाली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे, और साथ ही खाने के समय मुंह निकालेंगे डालेंगे, निकालेंगे डालेंगे, निकालेंगे डालेंगे। एक मुंह डाल लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। एक मुंह हटा लेता था तो दूसरा भी मुंह हटा लेता था। वहां पे यही तो भाईचारा, यही तो प्रेम, यही तो मोहब्बत, यही तो इश्कबाजी है रे बाबा, कि एक ने मुंह हटाया नाद से तो दूसरा भी हटा लिया करता था। संयोग की बात यह है, मतलब आश्चर्य की बात यह है, एक तरह से संयोग बन जाता है। झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया, उसके साथ बैल भी गए थे। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें कतई अच्छा नहीं लगा। ठीक है, अच्छा नहीं लगा, अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक, देखो यहाँ पर उसके साले का नाम था गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना छूट गया। मतलब दोनों को वहां पर भेज दिया गया, मतलब उसका साला आकर गया उसको ले गया। ठीक है, पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं भाग जाते थे और पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की तरफ जोर लगाते थे। मारता तो दोनों सिंह नीचे करके हुकारते कि है मारेगा, हम भी मारेंगे, आजा तू, आज हम भी मारेंगे। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठाई रखी थी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो बोलते हम थोड़ा और मेहनत कर लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना भी कबूल था, मर जाना भी मंजूर था। तुम्हारे नौकरी में, तुम्हारे नीचे रहने में हमें मरना भी तैयार था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की थी तुमसे कि आपने क्या खिलाया क्या नहीं खिलाया। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खाया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उनमें मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो गया था, जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था, उस घर से निकाल दिया गया था उनको। मतलब साला लेकर आ गया था, साला को कौन रोकेगा। सारी दुनिया एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, घर वाले का भाई अलग होता है साला, इसीलिए उसको नहीं बोला जाता है। वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नया आदमी उन्हें बेगाना सा लगते थे। क्योंकि देखो यार, जानवर भी हैं लेकिन उनके पास भी दिल होता है, बहुत कोमल सा दिल होता है यार, बहुत मासूम होते हैं जानवर, जो एकदम हमेशा मिलजुल कर रहते हैं। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की कि एक दूसरे को कनखियों से देखा और एक दूसरे को नजर से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, सब कोई सोता पड़ गया, गया भी सो गया। ठीक है, जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तोड़ डाले और घर की तरफ चले गए। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। पर इन दोनों में इस समय दुगनी शक्ति आ चुकी थी। एक एक झटके में अपने रस्सी तोड़ डाले और भाग गए अपने घर के लिए। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो झूरी जब सुबह उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। चरनी जहां चराया जाता था वहां पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटका हुआ था, मतलब धागा, मतलब पगहा लटका हुआ था, जिस रस्सी से बांधा जाता है गर्दन को। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहे हैं। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया।
प्रेमालिंगन और चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। जिस तरह प्रेम किया ने झोरी अपने बैलों से, वह प्रेम और चुम्बन, क्योंकि एक इंसान भी अपने जानवर को जब बहुत दिनों के बाद, कुछ समय के बाद मिलता है तो उसको चूमता ही है। और जो जानवर भी होते हैं अपने मालिक को देखते हैं तो जीभ से चाट चाट कर उनका अभिवादन कबूल करते हैं, उनको अभिवादन देते हैं कि मालिक हम हैं, अरे दोस्त मैं हूं। जिस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज के उनका घोड़ा हुआ करता था, और यहाँ पर आप चले जाओ, महाराणा प्रताप का घोड़ा हुआ करता था चेतक, वह भी अपने महाराणा प्रताप से बहुत प्रेम करता था, बहुत प्यार करता था। घर और गांव के लड़के जमा होकर और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अद्भुतपूर्ण, मतलब एकदम से नया था। अद्भुतपूर्व न होने पर भी, मतलब एकदम अद्भुत नहीं होने पर भी महत्वपूर्ण थी ये खबर, ये घटना एकदम महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। दोनों बैलों को एक मतलब अवार्ड देना चाहिए, अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ मतलब कोई मीठा लाया, कोई चोकर लाया, कोई भूसी, और उसे प्रेम से बैठाकर खिलाया। अब इसके आगे की कहानी हम जानेंगे अगले भाग में, जहां से पढ़ेंगे एक बालक ने कहा। ठीक है, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। अगर आप सबको कुछ भी डाउट हो तो आप जरूर बेझिझक हमसे आप कमेंट करके बता सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको हम जल्द से जल्द आपको जो आप बोले उसको मुहैया करवा पाए। अगर कहीं गलती भी हो तो उसे सुधार पाए। अगर कहीं गलती हो गया हो तो माफ कीजिएगा। धन्यवाद।